रवि की नजरें बार बार अपने सामने बेंच पर बैठे बुजुर्ग पति पत्नी पर ठहर जा रही थी। वो बुजुर्ग दंपत्ति भी उसी की तरह ट्रेन के इंतजार में थे। उनके चेहरे से उदासी और बेचैनी साफ झलक रही थी। न जाने क्यों रवि को ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें कहीं देखा है, पर कहाँ। ये उसे अपने दिमाग पर जोर डालने पर भी याद नहीं आ रहा था। रवि के मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि उनके पास जाकर उनकी परेशानी का कारण मालूम कर सके। लेकिन क्या प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे किसी अपरिचित इंसान से उसकी व्यक्तिगत बातों की जानकारी लेना ठीक होगा? ये विचार आते ही वो अपने मन में उठ रहे सवालों को दबा देता था। ट्रेन 2 घंटे देरी से आने वाली थी। उमस भरी गर्मी और भयंकर भीड़ के कारण हालत खराब हो रही थी। ऊपर से मन में भारी बेचैनी। घर पहुंचकर क्या जवाब देगा वो सुजाता को कि भैया भाभी ने हमेशा की तरह इस बार भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। 3 साल पहले सुजाता से लव मैरिज की थी रवि ने। उसकी शादी में घर परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था। सुजाता का तो कोई था ही नहीं। दूर दराज के मामा मामी के घर किसी तरह से पली बड़ी थी वो। रवि के साथ शादी करने के कारण मामा मामी ने राहत की सांस ली कि किसी तरह से ही सही, पर उनकी बला तो टली। शादी से पहले ही मामा मामी ने इस डर से सुजाता से पल्ला झाड़ लिया था कि कहीं शादी पर उनको कुछ खर्च न करना पड़ जाए। रवि के घर से भी शादी में शामिल होने के लिए कोई नहीं आया था। रवि की परवरिश मुश्किलों के किन किन दौर से गुजर कर हुई थी, ये तो रवि ही समझ सकता था। 14-15 वर्ष की किशोर अवस्था में ही उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। पति की मौत से दुखी व परेशान रहने वाली माँ भी उसे थोड़े ही समय बाद बेसहारा छोड़कर चली गई। वैसे तो वो अपने सगे भैया भाभी के पास ही पला बड़ा था, लेकिन उसके साथ उनका बर्ताव नौकरों से भी गया गुजरा था। अगर उन्हें उसके हिस्से की जमीन जायदाद का लालच न रहता तो माँ के गुजरते ही उससे किनारा कर गए होते। ट्यूशन वगैरह करके काफ़ी मुश्किलों के बीच उसने अपनी मंजिल तय की, पर उसे हर पल ही अपने माता पिता की कमी महसूस होती। पीसीएस में चयन होते ही उसके प्रति भैया भाभी के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। एक दिन उसके सामने मिठाई पकोड़ों के साथ चाय पेश करते हुए भाभी मीठे स्वर में बोली, रवि, मैं सोच रही हूँ कि अब ब्याह करके तेरा घर बसा दूँ। ये सुनकर उसे बड़ी हैरानी हुई। हमेशा बुरा व्यवहार करने की आदी भाभी मेरा भी भला सोच सकती हैं। फिर भी वो मन ही मन खुश हो गया कि देर से ही सही, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन तो हुआ। अब वो कुछ कुछ निश्चिंत सा हो चला था कि सुजाता के बारे में बताने का समय आ गया है। पर वो सुजाता के बारे में अभी कुछ बता पाता, इसके पहले ही उन्होंने अपनी तलाकशुदा बहन मीनाक्षी से शादी का प्रस्ताव रखकर कहा, रवि, कब का मुहूर्त निकलवा दूं? उनका प्रस्ताव सुनकर रवि को उनके अचानक हृदय परिवर्तन का रहस्य समझ में आ गया। उनके बनावटी प्यार में स्वार्थ का पलड़ा भारी था, पर रवि की चाहत तो सिर्फ सुजाता ही थी, जो वर्षों से उसके सुख दुख की भागीदार रही थी। सुजाता के अलावा किसी और के साथ शादी करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। भाभी की बहन के साथ रिश्ता न जोड़ने की उसे ये सजा दी गई कि भविष्य में वो उनके घर में कभी कदम नहीं रख सकता। रवि ने ये सारी बात सुजाता को बताई तो उसने बेहद निराशा से भरे शब्दों में कहा, रवि, शादी रिश्तों को जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। तुम उनकी बात मान लो। मेरे कारण तुम्हारा घर परिवार टूटे ये ठीक नहीं है। हमारी शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वैसे पहले भी मेरा रिश्ता उनके साथ अच्छा कब था। ये कहकर उसने सुजाता को बहुत समझाया। उसके बाद ही उनकी शादी संभव हो सकी थी। सुजाता से शादी करने के बाद रवि ने अपने भैया भाभी को मनाने की पुरजोर कोशिश की, पर सब बेकार रहा। अब इन दिनों सुजाता प्रेग्नेंट थी। बचपन से माता पिता के प्यार को तरसी थी वो। उसकी बहुत इच्छा थी कि इस हालत में उसके पास कोई अपना हो। कितनी आशाओं के साथ उसने रवि को ये कहकर भेजा था, रवि, तुम जबलपुर जाकर किसी तरह भैया भाभी को मनाकर यहाँ ले आओ।
पर लाख मनाने के बाद भी रवि उनके मन से अपने प्रति नाराजगी दूर करने में सफल नहीं हो सका। इस बार भी उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ये सोचते सोचते रवि की नज़र फिर उन बुजुर्ग पति पत्नी पर पड़ी। उनकी नज़रें शून्य में जैसे कुछ ढूंढ रही हों। मन माफिक सहयात्री मिल जाए तो समय बड़ी आसानी से कट जाता है। ऐसा सोचकर रवि ने उन वृद्ध महिला से पूछा, माँ जी, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। सुनीता देवी के साथ उनके पति ने भी बड़े अपनेपन से कहा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगते ही सभी यात्री अपने अपने कंपार्टमेंट की तरफ तेजी से बढ़ चले। रवि की सीट भी उसी कंपार्टमेंट में थी जहां बुजुर्ग पति पत्नी की। ट्रेन के चलते ही वृद्धावस्था व थकान के कारण वो वृद्ध महिला सुनीता देवी अपनी सीट पर चादर बिछाकर लेट गई। रवि भी उनके पास ही बैठ गया। बातचीत से रवि को लगा कि पति पत्नी दोनों ही बहुत अच्छे व नेक इंसान हैं। एक दो बार रवि ने पूछा भी, अगर आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा हो तो मैं अपनी सीट पर चला जाता हूँ। नहीं बेटा, पास ही बैठे रहो, तुमसे बातें करना अच्छा लग रहा है, वैसे भी कौन सी नींद आनी है। उनके ऐसा कहने पर रवि ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वृद्ध देवधर बाबू खोई खोई नजरों से चुपचाप देखते रहे। तब सुनीता देवी बोल पड़ी, जहां ईश्वर ले जाए बेटा। न जाने क्यों सुनीता देवी के शब्द रवि के दिल में उतर गए। रात भर का सफर था, लेकिन ना तो रवि की आंखों में नींद थी और ना ही उन दोनों पति पत्नी की। सुपरफास्ट ट्रेन अपनी तेज गति से दौड़ रही थी। देवधर बाबू ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर भी पहुंचा सकती है। अतीत के पन्ने उनके सामने खुलने लगे थे। ऊंचे पद के सरकारी अधिकारी होते हुए भी उनके मन में बेईमानी से पैसा इकट्ठा करने की कभी लालसा नहीं रही। माँ पिताजी साथ रहते थे, सगे संबंधियों का आना जाना लगा ही रहता था। फिर भी कितने खुश और संतुष्ट रहा करते थे दोनों। तीनों बेटों की परवरिश और सुख सुविधा में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी। फिर चाहे उन्हें इसके लिए अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं का दमन ही क्यों ना करना पड़ा हो, लेकिन अपने बच्चों की हर इच्छाओं को पूरा करने की हर संभव कोशिश करते रहे। बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलवाई। बड़ा बेटा अविनाश शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया और फिर कुछ समय बाद अपनी मनपसंद लड़की से शादी करके वहीं बस गया। दूसरे बेटे अनुज की शादी उन्होंने खुद अपनी पसंद की लड़की से की थी। उनके सहकर्मी महेंद्र नाथ अपनी बेटी शालू के लिए बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी देवधर बाबू ने अपने इंजीनियर बेटे से शादी की रजामंदी देकर खत्म कर दी। जल्दी ही भोली भाली सी दिखने वाली लड़की उनकी बहू बनकर घर आ गई। शुरुआती दिनों में तो शालू सास ससुर का आदर सत्कार करती रही, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उसके रंग ढंग बदलने लगे। उसकी त्योरियां हमेशा चढ़ी ही रहती। सास ससुर को नीचा दिखाने का कोई भी मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। सबसे छोटा बेटा आकाश बचपन से ही माता पिता की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करता था। बहुत आज्ञाकारी बेटा था वो। अपने विनम्र और सुयोग्य बेटे की शादी सुनीता देवी ने अपनी पसंद की लड़की मीता के साथ कर दी। मीता के घर के रहन सहन और उनके पारिवारिक स्तर में कहीं कोई समानता नहीं थी। फिर भी बड़ी बहू शालू के बदले तेवर देखकर सुनीता देवी ने साधारण शक्ल सूरत वाली मीता को ही अपनी बहू बनाना ठीक समझा। उन्हें एक अच्छी बहू पाने की लालसा थी। उन्हें विनम्र, नेक व अच्छे दिल की बहू चाहिए थी, जो उन्हें अपने माता पिता समान अपनापन व मान सम्मान दे सके। और उन्होंने खुद भी बहुओं को अपनी बेटी मानकर उनको खूब सारा प्यार और अपनापन दिया। पर भाग्य की विडंबना के आगे किसकी चलती है। मीता ने घर में आते ही क्लेश फैलाना शुरू कर दिया। वो गृह लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी सुख शांति के लिए अभिशाप साबित हुई। इतना प्यार देने के बावजूद भी दोनों बहुओं का बुरा व्यवहार देखकर बुजुर्ग पति पत्नी ठगे से रह गए। कहाँ कमी रह गई थी उनके व्यवहार में? क्या उन्होंने स्नेह, आत्मीयता या हर तरह से सहयोग देने में किसी तरह की कोई कोताही की थी? परिवर्तन तो जीवन का शाश्वत सत्य है।
ये तो वे भी जानते हैं कि समय सदा एक सा नहीं रहता। उनके जीवन में भी परिवर्तन होगा, लेकिन ये परिवर्तन उन्हें इतना अकेलापन, उपेक्षा और तिरस्कार देगा, ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। सुनीता देवी के अंतर्मन में अनेक यादें सजीव हो उठी। कितनी धूमधाम और शौक से बेटों की शादी करके बहुओं का स्वागत किया था। उन्हें हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ साथ बेटी समान स्नेह व ममता न्योछावर करती रही थीं। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? कितना गर्व था उन्हें अपने लाडलों पर कि सारी जिंदगी घर गृहस्थी की चक्की में पिसती रही थी वो। पर अब भला उन्हें किस बात की चिंता फिक्र? कभी इंजीनियर बेटे के पास रहेंगी तो कभी मैनेजर बेटे के पास। बहुओं के हाथ की रोटियां खाकर बुढ़ापा अपने भरे पूरे परिवार के साथ आनंद पूर्वक गुजारेंगी। पर पति के रिटायरमेंट के बाद उनका भ्रम पूरी तरह से टूट गया। ममतावश जिस बेटे बहू के पास जाती, वहां पहुंचते ही दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। पति की पेंशन के सारे पैसे उन्हीं पर खर्च हो जाते। अगर कुछ बचाना भी चाहती तो बहुएं ऐसा होने नहीं देती थीं। किसी न किसी बहाने सारे पैसे निकलवा ही लेती थीं। उनकी बहुओं के पास जितने ज्यादा सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे थे, उतना ही बहुओं के मन में लालच बढ़ता जा रहा था। सुनीता देवी ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को अपने आंचल से पोंछ लिया, लेकिन यादों का सिलसिला बिना रुके चलता रहा। छोटी बहू भी कौन सा दूध की धुली है, वो तो शालू से भी बढ़ चढ़ कर निकली। जिस मीता को वो अपने पति व बेटे के विरोध के बावजूद इस घर में लाई थी, घर में कदम रखते ही वो उनके सपनों को तहस नहस करके उनके जीवन में ग्रहण के समान छा गई। उसकी घटिया हरकतें करने की कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। बात बात पर झल्लाना और घर के माहौल को तनावग्रस्त कर देना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। आकाश और बाहर वालों के सामने वो ऐसा स्वांग रचती मानो उनका कितना ख्याल रखती है, पर पीठ पीछे कड़वी बातों और तानों के नुकीले नश्तर चलाती रहती। उसके दोहरे चरित्र को देखकर बुजुर्ग पति पत्नी स्तब्ध रह जाते। आकाश भी जाने अनजाने क्लेश व अशांति से बचने के लिए अपनी पत्नी का साथ देने लगा था। बेटे बहू ने उन्हें एकदम उपेक्षा से भरा जीवन जीने को मजबूर कर दिया था। अकेलापन और घुटन से भरा माहौल जब उनकी सहनशक्ति से परे हो गया, तो उन्होंने अपने बच्चों के प्रति मोह माया को त्याग कर बेटों की जिंदगी से निकल जाने का फैसला कर लिया। अंधेरा छटने लगा था। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। रात विचारों के झंझावत में कैसे कट गई, बुजुर्ग दंपत्ति को पता ही नहीं चला। रवि उनके लिए भी चाय ले आया था। वो देवधर बाबू और सुनीता से रात भर में ही इतना घुल मिल गया था कि वे उसे अपने लगने लगे थे। आपको कहाँ उतरना है? आपने अभी तक बताया नहीं, रवि ने उनसे फिर पूछा। दिल्ली, जहाँ मैंने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय गुजारा है। वहाँ हमारा एक छोटा सा घर है। टूटी कड़ियों को फिर से समेटना पड़ेगा। एक गहरी सांस लेकर देवधर बाबू बोल पड़े। ये सुनकर अचानक रवि का मन वर्षों पुरानी यादों में उलझ सा गया। अचानक उसके दिल दिमाग में दबी धुंधली धुंधली सी तस्वीरें साफ होने लगी। खुशी से भरी आवाज में वो बोल पड़ा, कहीं आप मेरे वही देवधर चाचा तो नहीं हैं जो मेरे पिता विपिन शर्मा के सबसे अच्छे दोस्त थे और जिनकी गोद में मैंने अपने बचपन के कुछ सुखद पल गुजारे थे। अरे बेटा तुम, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं सका। वर्षों बाद देख रहा हूं ना। उनके चेहरे पर किसी बेहद प्रिय से मिलने की चमक छा गई। लेकिन मैंने तो सुना था कि आप रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे बहू के पास चले गए थे। कड़वी यादें फिर से उनके मन पर हावी हो उठी। बेहद खिन्न मन से देवधर बाबू बोल पड़े, अब हमारा कोई परिवार नहीं, हम अकेले हैं। रवि को सब कुछ समझते तनिक भी देर नहीं लगी। तो ये है इनकी बेचैनी और परेशानी का रहस्य। रवि को लगा इन बुजुर्ग दंपत्ति से मिलवाकर जैसे ईश्वर उसकी मनचाही मुराद पूरी करना चाहते हों। वो अपनेपन से बोल पड़ा, नहीं चाचा जी, आप लोग अकेले नहीं हैं। आप दोनों मेरे साथ घर चलेंगे। हम मिलकर प्यार
व सम्मान से भरपूर परिवार बनाएंगे। मेरा और मेरी पत्नी सुजाता का मन वर्षों से ही किसी अपने के साथ की तलाश में भटकता रहा है। आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। भावुकता के साथ अनुरोध से भरे शब्दों में रवि ने कहा। दोनों पति पत्नी नियति के इस चक्र को देखते ही रह गए। बड़े पेशोपेश की स्थिति में सुनीता देवी के मुंह से शब्द निकले, पर बेटा ऐसा भला कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता चाची जी? एक तरफ तो आप मुझे बेटा कहकर अपनेपन का एहसास करा रही हैं, दूसरी तरफ इनकार करके परायापन भी जाहिर कर रही हैं। चाची जी, भले ही हमारा खून का कोई रिश्ता ना हो, पर हम लोग अपनी जिंदगी स्नेह बंधन के सहारे खुशी से गुजारेंगे। आप लोग इनकार मत कीजिए, नहीं तो हमारा दिल टूट जाएगा। आपकी बहू सुजाता बड़ी बेसब्री से हम सबका घर पर इंतजार कर रही होगी। उनकी हथेलियों को स्नेह से थामकर अधिकार से कहा रवि ने। खुशी के कारण उसका गला भर उठा। ममता भरी नजर से रवि की तरफ एकटक निहारती ही रह गई सुनीता देवी कि कहीं ऐसा भी होता है। इस सुखद स्थिति की तो कभी कल्पना तक नहीं की थी उन्होंने। जिंदगी कब करवट बदल ले ये भला कौन जान सकता है। भोर का धुंधलापन छट चुका था, सुबह की सुनहरी धूप फैलने लगी थी। रवि और उनके बीच स्नेह और अपनेपन के जिस मधुर रिश्ते की बुनियाद पड़ चुकी थी, उसके एहसास मात्र से ही उनके मन में खुशी की किरणें फैलने लगी थी।